बिंदु पर अपने पास रखना, नकद रूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे मुख्य रूप से मुद्रा के विनिमय माध्यम के रूप में बल नहीं दिया गया है, जैसा कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किया गया है। यहाँ पे मुद्रा परिमाण समीकरण की व्याख्या नकद कोष या मुद्रा संचय दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच पर आधारित है। यानी यहाँ पर हम जो मुद्रा की बात कर रहे हैं वो मुद्रा है कि जो लोग किसी समय बिंदु पर, ठीक है, समय बिंदु पर अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं, उस मुद्रा की हम यहाँ बात करते हैं। हम इस व्याख्या में, कैम्ब्रिज व्याख्या में हम 3 आधारभूत बातें देखते हैं। पहला क्या है कि समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष के रूप में रखा जाता है। फिशर का समीकरण अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ मुद्रा केवल विनिमय माध्यम के रूप में कार्य में आती है। अर्थात लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? केवल वस्तु और सेवाओं के लिए, यानी उनकी डिमांड के लिए मुद्रा की मांग की जाती है, यानी मुद्रा का अपने आप में कोई उपयोग नहीं है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर के इस दृष्टिकोण की आलोचना कर स्पष्ट किया कि मुद्रा की मांग उसके संचयन के लिए की जाती है, ताकि संचयनकर्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की वह कुल मात्रा जो सभी निजी व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थानों तथा सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रूप में रखी जाती है, मुद्रा की मांग कहलाती है। इस प्रकार जहाँ फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए होती है, वहीं इसके विपरीत कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग दैनिक खर्चों के लिए नकद रूप में रखे जाने वाले कुल कोषों के कारण होती है। यानी समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष के रूप में रखा जाता है। और ये क्यों रखा जाता है नकद कोष के रूप में? इसलिए रखा जाता है ताकि हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की मांग लोगों की द्रव्य की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। ठीक है, व्यक्ति अपने धन को मकान, जायदाद, प्रतिभूतियाँ, अंश खरीदने में या स्टॉक रखने में कर सकता है, या इसको बैंक में भी जमा कर सकता है। बैंकों में रखा गया धन या खुद के पास रखा गया धन सर्वाधिक तरल है। तरल किस रूप में? आपको कभी भी अगर आवश्यकता पड़ती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो आप उस धन का उपयोग कर सकते हैं। जबकि मकान या ज़मीन जायदाद के रूप में जो आप धन रखते हैं वो तरल रूप में नहीं होता है, उसको तरलता, आप उसको बेच कर मुद्रा का तरल रूप प्राप्त कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मुद्रा की मांग द्रव्य की तरलता पसंदगी पर निर्भर करता है कि आप कितना, कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रखना पसंद करता है। ये इससे डिपेंड होती है मुद्रा की मांग। या कुछ होते हैं जो मुद्रा को ज़्यादा तरल रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की मांग पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें कौन कौन सी हैं जो मुद्रा की मांग पर प्रभाव डालते हैं, वो भी हम यहाँ पर मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं विशेषताओं में समाज में आय का कुछ भाग नकद कोष के रूप में रखा जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर की जो आलोचना की, फिशर की जो समीकरण है उसमें मूल रूप से मुद्रा की मांग सिर्फ विनिमय माध्यम के रूप में की गई। यानी आप जो भी मनी डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विनिमय के लिए कर रहे हैं, यानी सौदे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ आप परचेस करना चाहते हैं चीज़ों को इसलिए। लेकिन देखा जाए तो लोग मुद्रा की मांग सिर्फ विनिमय के लिए ना करके संचय के लिए भी करते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भाग मुद्रा का तरल रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। अर्थात मुद्रा की वह मात्रा जो सभी निजी व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थानों तथा सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रूप में रखी जाती है, मुद्रा की मांग कहलाती है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। व्यक्ति अपने धन को किसी भी रूप में रख सकता है। तरलता के बहुत सारे स्टेप हैं। सबसे तरल रूप अगर हम द्रव्य की बात करें मुद्रा में, तो करेंसी जो हम रखते हैं अपने पास में कैश के रूप में, जो करेंसी है ना रखते हैं, नकद रूप में जो करेंसी रखते हैं
सबसे नंबर वन आप लिक्विडिटी के मामले में ये नंबर वन होती है। जैसे आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आप मुद्रा से अपना सारा कार्य संपन्न करवा सकते हैं। दूसरे रूप में अगर हम बात करें, अगर आपने मकान, ज़मीन, जायदाद वगैरह खरीद रखा है तो उसके वो आप कह सकते हैं मुद्रा का तरल रूप नहीं है, तरलता के समीप है लेकिन तरल रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले करेंसी के रूप में, कैश के रूप में, तभी जाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक जमाओं की बात की जाए तो बैंक जमा भी तरलता का रूप ही है, उतना नहीं है जितना हम नकद जो हम अपने पास में रखते हैं उसके बराबर नहीं है, लेकिन हाँ बैंकों में जो नकद मुद्रा आप जमा करते हैं वह भी तरल ही है। ये डिपेंड करता है आपने कौन से बचत खाते में या कौन से खाते में आपने पैसा जमा कर रखा है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाद में ही पैसा निकलेगा, उसमें आपको इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से चालू खाता में आप कभी भी पैसा ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि खाते का प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो बैंक जमा भी अपने आप में नकद या तरलता का प्रतिस्थापन आप कह सकते हैं। पूर्ण रूप से तरलता नहीं उसे मान सकते हैं जितनी हम कैश को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। मुद्रा की पूर्ति, चूँकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है और उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए मुद्रा की पूर्ति उन्होंने अल्पकाल में स्थिर मानी है। यहाँ मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य सिक्के, पत्र मुद्रा और बैंकों में जमा राशियों की कुल मात्रा है जिसे इच्छा अनुसार निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अपने है इसमें है मुद्रा मूल्य। मुद्रा मूल्य, मुद्रा की पूर्ति, चूँकि हमने बात ही करी ली कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, अल्पकाल में स्थिर है, जो कि मौद्रिक अधिकारियों द्वारा डिसाइड होती है। मौद्रिक अधिकारी बार बार जल्दी जल्दी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम बाद में चेंज करते हैं। आप देखिए कि वित्तीय वर्ष जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है उसमें भी हम मार्च में जाकर कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो हमारा जो बजट आता है उसमें हम आगे आने वाले साल के लिए परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हम वो चेंजेस नहीं करते हैं, वो मार्च के में स्टार्ट करते हैं हम जो भी कुछ चेंज करना करते हैं। तो इसी प्रकार से मानते हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति है वह अल्पकाल में स्थिर रहती है, दीर्घकाल में परिवर्तनशील होती है और ये मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा डिसाइड होती है। अच्छा, मुद्रा की मूल्य के लिए कहते हैं कि चूँकि मुद्रा का मूल्य डिसाइड हो रहा है किससे, मुद्रा की मांग और पूर्ति से। तो मुद्रा की पूर्ति के बारे में कह ही चुके हैं। तो अब मुख्य रूप से कहाँ पर हमारा ये किस पर ध्यान देना चाहते हैं, ये ध्यान देना चाहते हैं, ये ध्यान दे रहे हैं अपने आपके इसमें मुद्रा की, आप कह सकते हैं ये ध्यान दे रहे हैं आपकी मुद्रा की मांग के ऊपर, यानी मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वह मुद्रा की मांग से प्रभावित होता है। यह उसकी पूर्ति से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है जितना मुद्रा की मांग से। अतः इसे मुद्रा की मांग का मूल्य निर्धारण में अधिक प्रभाव होने के कारण इसे डिमांड थ्योरी ऑफ मनी भी कह सकते हैं या मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा की तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाले घटक। चूँकि मुद्रा की तरलता पसंदगी से आप मतलब समझिए कि कैश को कितना रूप में आल रूप है उसको नकद रूप में रखना और उसे आप कितना ज़्यादा अपने पास में रखना चाहता है, तो इस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर हमें कुछ पॉइंट्स देखें तो आय प्राप्ति की अवधि, जैसे पहला पॉइंट है, अगर ये मान लीजिए कि इनकम आपको डेली मिल रही है तो ऐसी स्थिति में आप कम मात्रा में नकद अपने पास रखना पसंद करेंगे। अगर वही इनकम आपको मंथली मिलती है तो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नकद अपने पास रखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मंथ के एंड में आपको जाकर पैसा मिलना है। तो ऐसी स्थिति में आप मंथ के ड्यूरेशन में जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए आप मुद्रा अपने पास में रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 6 महीने में इनकम प्राप्त हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप मुद्रा को ज़्यादा तरल रूप में अपने पास में रखेंगे, यानी नकद की आपकी डिमांड या तरलता की आपकी पसंदगी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इनकम प्राप्त होने की अवधि होगी तरलता पसंदगी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ओके वस्तुओं की कीमतें। अगर कीमतें नीची हैं तो
कम द्रव्य से ही काम चल सकता है। ऐसी स्थिति में तरलता पसंदगी कम होगी। और अगर द्रव्य की कीमत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में, या आप कह सकते हैं वस्तुओं की कीमत अगर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप तरलता पसंदगी आपकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट है धन का वितरण। समाज में अगर धन का वितरण समान होगा तो मुद्रा की मांग अधिक होगी, और असमान वितरण होगा तो मुद्रा की मांग कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि असमान वितरण में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है। अगर हम बात करें अगर भारतीय समाज की अगर बात करें, अगर समाज में धन का वितरण समान होता तो मुद्रा की मांग काफ़ी अधिक होती। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत अधिक मुद्रा समाज के पर्टिकुलर सिर्फ 10% लोगों के पास में है, बहुत ज़्यादा मुद्रा, और बहुत कम मुद्रा, ये 10% और 90% जनसंख्या जिसके पास में बहुत कम मुद्रा का पार्ट है। यहाँ पर हम मान लें कि 9:1, अगर इस अनुपात में मुद्रा इनके पास में पड़ी रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि साधन संपन्न वर्ग की मांग, वस्तुओं के लिए जो मांग होगी वो कम होगी, जबकि साधन संपन्नहीन व्यक्ति के लिए वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, चूँकि लेकिन उनके पास में मुद्रा की मात्रा कम होगी। ठीक है ना? तो जितना मुद्रा की मात्रा कम होने से वह कम वस्तुओं की डिमांड कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्यापार की दशा। व्यापार की दशा उन्नत होने पर क्रय विक्रय, स्टॉक विनियोग आदि के लिए मुद्रा की तरलता वरीयता घट जाती है, जबकि मंदी काल में तरलता वरीयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लेन देन की आदत। लेन देन की आदत में चेक उधार लेन देन में वृद्धि हो जाए तो तरलता पसंदगी कम हो जाएगी और मुद्रा की मांग घटेगी। इसके विपरीत तरलता वरीयता बढ़ेगी। नेक्स्ट है जनसंख्या। जनसंख्या अधिक होने पर लोगों में द्रव्य को तरल रूप में रखने की जो उनकी पसंदगी है वह बढ़ेगी और इससे मुद्रा की मांग बढ़ेगी। और अगर जनसंख्या कम है तो मुद्रा की मांग भी कम ही रहेगी और ऐसे में तरलता पसंदगी भी कम ही होगी। आगे हम कैम्ब्रिज इक्वेशन की बात करें तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज व्याख्या के समीकरण में हम मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, किन्स के द्वारा जो समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम मार्शल की बात करें तो मार्शल का जो समीकरण था, मार्शल के समीकरण में आप ये देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो समीकरण लिया था वह ये आपके था KPY। इस तरीके से उनका समीकरण इस रूप में था। ठीक है ना? ये मार्शल का समीकरण, या आप इसको कह सकते हैं PKY। ठीक है, ये मार्शल का समीकरण था। हम बात करते हैं यहाँ पे पीगू के समीकरण से। पीगू के समीकरण की हम बात करें तो इसे हम दो रूपों में दिखा सकते हैं, कीमत स्तर के रूप में भी दिखा सकते हैं या मुद्रा मूल्य के रूप में भी बताया जा सकता है। कीमत स्तर के रूप में अगर हम बात करें तो P = M/KR। P का मतलब हुआ कीमत स्तर, M है यहाँ पर मुद्रा की कुल मात्रा, R है समाज की कुल वार्षिक औसत वास्तविक आय। यहाँ पर इन्होंने वास्तविक आय के ऊपर ध्यान दिया है, समाज की औसत वास्तविक आय के ऊपर। K है वास्तविक राष्ट्रीय आय का वह अनुपात जिसे हम अपने पास नकद शेष के रूप में रखना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे कीमत स्तर के रूप में ना लेकर मुद्रा के मूल्य के रूप में लेते हैं तो मुद्रा के मूल्य के रूप में लेने पर आप ये देखिए यहाँ पर समीकरण का रूप हो जाता है P = KR/M। यहाँ पर जब ये सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं तो ये समीकरण हो गया MKR सामान्य कीमत स्तर में। लेकिन अब हम इसे मुद्रा के मूल्य के रूप में लेना चाहते हैं तो मुद्रा के मूल्य का फॉर्मूला चूँकि 1/P कर देंगे, 1/P MKR। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि मुद्रा के मूल्य में हम ले रहे हैं 1/P M = KR। अब इसको हम सही रूप में रखेंगे तो अगर P को हम ऊपर लेके जाते हैं तो आपका समीकरण भी हो जाएगा KR/M। ठीक है, तो आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर P = M/KR है तो यहाँ जो P की बात आ रही है वो P है सामान्य कीमत स्तर, और अगर P = KR/M की बात आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ जो P है ये मुद्रा के मूल्य को बता रहा है। ठीक है, अब हम इसमें अगर एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मुद्रा की मात्रा है 90 लाख। ये एग्जाम्पल दिया गया है, मुद्रा की मात्रा 90 लाख है। हाँ, के 30% का मतलब है कि अपनी कुल वास्तविक आय का 30% क्या किया जा रहा है, लोग इसे अपने पास नकद शेष के रूप में रखना चाहते हैं।
आर बराबर समाज की कुल वास्तविक औसत वार्षिक आय है, तो यह है 60 लाख इकाई। तो अब हम इसे कीमत स्तर के रूप में भी कीमत स्तर का पता लगा सकते हैं। इन एग्जाम्पल के जो मान हैं, इन मान को आप इस समीकरण पे डाल देंगे तो आप ये देखिए कि P बराबर M/KR के रूप में रखने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी मुद्रा की मात्रा है 90 लाख, के है 30% और समाज में कुल वार्षिक वास्तविक आय है 60 लाख। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 रुपये प्रति इकाई, ये तो आ गई है कीमत। इसी फॉर्मूले को फॉर्मूला जो हमारा नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्य वाला, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इन पर्टिकुलर मान को वापस रखते हैं तो P बराबर KR/M, P बराबर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8/5, यानी मुद्रा का मूल्य हो गया है 8/5, है ना। मुद्रा की एक इकाई का मूल्य है 8/5। और अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत है 5 रुपये प्रति इकाई, यानी एक इकाई मिल रही है 5 रुपये में, ठीक है। और मुद्रा के मूल्य से क्या मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीद पा रही है, वो 8/5 भाग खरीद पा रही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कोई भी परेशानी है आप मुझे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर पीकू के समीकरण की बात करें तो इस समीकरण में संशोधन किया गया और समीकरण द्वारा बैंकों की जमा धनराशि को नकद कोषों में ही शामिल कर लिया था, लेकिन पीगू ने अपने संशोधित रूप में बैंकों की जमा राशि को अलग स्थान दिया है। तो संशोधित रूप में जो इनका समीकरण है वह समीकरण हो गया आपका ये P बराबर KR/M ब्रैकेट में C+H ब्रैकेट 1 - C ब्रैकेट बंद करने के बाद, तो C यहाँ पर क्या है, C का मतलब है उस नकद राशि से है जिसे जनता अपने पास रखती है, ठीक है। H का मतलब है बैंक जमाओं के उस अनुपात से है जो बैंक अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। नकद कोषों का वह भाग जिसे लोग बैंकों में जमाओं के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो ये पीकू का संशोधित मुद्रा नकद शेष समीकरण यहाँ पर दिया गया है। आगे हम चलते हैं तो रॉबर्टसन के समीकरण को देखते हैं। नेक्स्ट हम मार्शल का समीकरण भी आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमने वहाँ पर जैसे पीकू के समीकरण में जहाँ R दिया हुआ है ना, P बराबर M/KR, जहाँ पर R दिया गया है, मार्शल के समीकरण में जस्ट इसका R की जगह यहाँ पर KY दिया हुआ है। तो KY का मतलब होता है आय, यहाँ है वास्तविक आय, ये वास्तविक आय की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर सिंपल आय की बात की जा रही है। अब हम रॉबर्टसन के समीकरण को देख लेते हैं। रॉबर्टसन का समीकरण है M बराबर PKT। यहाँ पर M हो गया मुद्रा की पूर्ति, P है मूल्य स्तर, T है 1 वर्ष के अंतर्गत खरीदी जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं। तो K यहाँ पर जो इन्होंने K दिया है वह T का वह भाग है जो परसेंटेज के रूप में जिसे लोग नकद के रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। अब अगर हम इसे कीमत स्तर या मूल्य स्तर के रूप में देखते हैं समीकरण, तो इस समीकरण को तो हमें प्राप्त होता है P बराबर M/KT, ठीक है। तो ये वही समीकरण है। समीकरण में जो भी आप देखिए यहाँ जहाँ पर भी K दिखाया जा रहा है, ये है कि आप अपने वास्तविक आय का या वास्तविक उत्पादन का या आय का या वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन का जो समाज में उत्पादित हो रही है उसका कितना भाग आप अपने पास में रखना चाहते हैं उसको बता रहा है। अब अगर हम आज के लिए फिर आज हम अपना इतना ही इसे कंप्लीट करते हैं, कल आगे क्लास लेंगे। धन्यवाद।